लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान में 6% तक की गिरावट ने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को चिंता में डाल दिया है। हालांकि कांग्रेस कम मतदान पर खुशी जता रही है और बीजेपी अंदर खाने रोष जता रही है, लेकिन हकीकत में मतदाता का क्या मानस है और क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्यों मतदान में गिरावट आई है, इस सब पर बताने के साथ साथ राजस्थान के दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान का आंकड़ा कैसा रहेगा और क्या हालात उन सीट के हैं, ग्राउंड रियलिटीज बताने के लिए हमारे साथ हैं प्रख्यात विश्लेषक और पत्रकार जो राजस्थान पत्रिका के संपादक से रिटायर हुए हैं, गोविंद चतुर्वेदी जी। हम सीधे चलते हैं उनके साथ। नमस्कार, हिंदी हेडलाइन में आपका स्वागत है। थैंक यू। दूसरे चरण में जो 13 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में मतदान होने वाला है, उससे पहले अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि पहले चरण में मतदान में जो कमी आई है उससे दोनों राजनीतिक दलों की खुशी और रोष, इसके क्या कारण हो सकते हैं? सुभाष जी, पहले चरण के मतदान की अगर हम बात करें तो जो बहुत साफ है कि 6% मतदान कम हुआ। और पहले चरण के मतदान से निश्चित तौर पे चिंता सबको है, न केवल राजनीतिक दलों को बल्कि आप हम जैसे लोगों को भी, जो हमेशा से ये प्रयास करते रहे कि देश प्रदेश की जनता अधिक से अधिक मतदान करे। उसको भी ये तकलीफ है कि पिछली 2 मर्तबा एक के बाद एक करके जो मतदान बढ़ता रहा वो एक साथ कम हुआ। मतदाता की राजी नाराजगी किसी दल के लिए या किसी दल के पक्ष में हो सकती है, लेकिन मतदान के प्रति बेरुखी, इसको अपने सबको एक अलग चिंता की नजर से देखना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये एक अविश्वास का द्योतक है, व्यवस्था में भी और व्यवस्था के सामने जो है उनमें भी। चुनाव आयोग इतनी कोशिश कर रहा था, मतदान केंद्र पर सबसे पहले जाने वाले 150 मतदाताओं को उसने पुरस्कृत करने तक की, स्क्रैच करने तक की सारी स्कीमें दी, लेकिन उसके बावजूद देश में और प्रदेश में दोनों जगह मतदान कम हुआ। तो ये चुनाव आयोग के प्रति भी मैं इसको अविश्वास की तरह से मानता हूं। खैर, ये तो एक हिस्सा हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके कारण हम लोगों के सामने है। जिन्होंने मतदान नहीं किया उनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो अब तक बढ़ चढ़ के मतदान कर रही थी। उसमें वो नौजवान भी शामिल हैं जो अब तक बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे थे। इसमें वो पहली बार बनने वाले वोटर भी शामिल हैं जो बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे थे। अब इसकी वजह से जो होने वाला नुकसान है वो किसको होगा, वो तो 4 जून को हमको पता चलेगा। लेकिन मोटे तौर पर हम देखें तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और पिछले 2 बार से 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस नाते से कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह की बात चुनाव के पहले चरण के पहले तक चल रही थी कि एक तरह की मोदी लहर है, राम मंदिर, धर्म की लहर, इन सबको मानते हुए जिस मोदी लहर की हम बात कर रहे थे, जिस मोदी परिवार की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो स्थिति या वैसी स्थिति थी नहीं। मतदाताओं ने उसको पसंद नहीं किया। एक बड़ा कारण राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें हम, तो आगे दूसरे राज्यों में भी मतदान कम हुआ है। वहां क्या स्थिति रही, क्या कारण थे, वहां के अपने अलग कारण हो सकते हैं। कुछ कारण मोटे मोटे जो हमको दिखते हैं वो अपनी जगह हैं, जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन राजस्थान में 2 कारण और जो देखने में आए, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा सक्रिय इस बार दिखाई नहीं दिए।
कम से कम पहले चरण में तो। और दूसरा कारण, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की भी भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन से पूरी तरह दूरी थी। वो दूरी क्यों बनी, कैसे बनी, इसका पता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्यादा होगा, लेकिन वे अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए सक्रिय झालावाड़ में लगी रहीं, उससे आगे कहीं नहीं निकली वो। इसके क्या परिणाम होंगे ये आगे पता चलेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो बेरुखी थी कुछ मुद्दों पे, और कुछ मुद्दे जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाए गए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, संविधान और आरक्षण को लेकर के जिस तरह की चिंताएं कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जताई, और वो जिस तरह से आगे बनती दिखी, उसको बनता दिखना मैं इसलिए भी कहता हूं सुभाष जी कि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इन्होंने हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी की है अब तक। अगर आपने महसूस किया हो, और हमारे दर्शकों ने भी, श्रोताओं ने भी महसूस किया होगा, कि पहली बार वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि नहीं, संविधान को, आरक्षण को कोई नहीं बदल पाएगा। जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, संविधान को कोई नहीं बदल सकता, आरक्षण को कोई नहीं बदल सकता, ये अमित शाह जी ने कहा। तो कार्यकर्ता तक की याद आना, जिस कार्यकर्ता को पहले चरण के चुनाव के पहले और उम्मीदवारों के तय करने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा कोई तवज्जो नहीं मिली, तो मेरा मानना यह है कि वो एक तरह से बचाव की मुद्रा में या आक्रमण छोड़ करके और सबको राजी करने की तरफ बढ़ते दिखे। तो कुल मिला के इन सब कारणों से, मुझे गर्मी को कारण बता रहे हैं कि गर्मी तो पहले थी, तो ये भी चुनाव आयोग की मैं कमी मानता हूं कि उसने बिना गर्मी को देख, मतलब ऐसा माहौल करते ना, 1 महीने पहले चुनाव कर लेते, तो चुनाव आयोग ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब चुनाव आयोग छाया की, लू की, पानी की, सबकी व्यवस्था की बात कर रहा है, तो ये तो बेचारा जिला प्रशासन जहां जहां का भी है वो करेगा ही, वोट डालने वाला आदमी भी अपना करके जाएगा इंतजाम, लेकिन जो नहीं जा रहा है उस पर एक फैक्टर इसका भी होता है, तो वो देखने का काम चुनाव आयोग का था, वो उसने भी नहीं देखा। तो कुल मिला के इन सब कारणों से ये स्थितियां बनी है। अब पहले चरण की सीटों की बात तो बाद में होगी, कहाँ क्या होगा वो पता चलेगा, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, उसको जो मिलना है वो मिलेगा। बीजेपी के पास अगर कुछ नुकसान होता है तो बीजेपी का होता दिखता है। ये पहला चरण मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरे चरण में अभी 2 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत। दोनों ही राजस्थान में वोकल नेता के तौर पर जाने जाते हैं। गजेंद्र चौधरी पर एक करप्शन का आरोप लगा हुआ है, आदर्श सोसाइटी घोटाले का। कैलाश चौधरी की छवि भी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इन 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ 13 सीट। तो आप अगर मंत्रियों से शुरू करें तो शायद हमारे दर्शक ज्यादा शुरुआत में लाभान्वित हो पाएंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत और बाड़मेर की जो सीट है कैलाश चौधरी, और शेष 11 के क्या हालात और कैसी ग्राउंड रियलिटीज आपको दिख रही है और क्या आवाजें ग्राउंड से आ रही हैं। मोटे मोटे अगर सेकंड फेज की सुभाष जी हम बात करें तो आप ये देखिए कि इन 13 सीटों में, जहां पहले चरण की 12 सीटों पे बीजेपी ने 2 मौजूदा सांसदों को रिपीट किया था, सुमेधानंद और अर्जुन लाल मेघवाल को, यहां पर सेकंड फेज में 8 सांसद रिपीट हो रहे हैं, जिनमें जिन 2 मंत्रियों का आपने जिक्र किया है वो भी शामिल है। सेकंड फेज में 5 नए उम्मीदवार हैं। वो 5 नए उम्मीदवार जालौर में लुम्बाराम चौधरी, बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय है जो कांग्रेस से आयातित हैं, दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा में हैं, महिमा विश्वराज सिंह राजसमंद में, और मन्ना लाल रावत जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो उदयपुर में। तो इन 5 के अलावा 8 मौजूदा सांसदों को भाजपा ने टिकट दिया है, जिनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीपी चौधरी भी हैं तीसरे मंत्री।
तीसरे पीपी चौधरी भी हैं, फिर इसके बाद सीपी जोशी, सुखवीर सिंह, दुष्यंत सिंह और भागीरथ चौधरी। तो इस तरह से ये रिपीटेशन वाले मामले हैं। अब सबसे पहले हम कैलाश चौधरी के पास आते हैं। कैलाश चौधरी बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश चौधरी के बारे में ये दिखने लगा, उनके सामने कांग्रेस से उम्मीदाराम बेनीवाल हैं। ये उम्मीदाराम बेनीवाल हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा के हैं। चुनाव के ठीक पहले ये कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। यहां लड़ाई सीधी होती दिख रही थी पहले, लेकिन रविंद्र भाटी जो अभी विधायक हैं वो चुनाव मैदान में उतर गए। अब वो चुनाव मैदान में उतरे या उतारे गए, इसको लेकर के राजनीतिक क्षेत्रों में खूब चर्चाएं हैं। जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी उम्मीदवारी के तय होने के पहले मुख्यमंत्री जी के हवाई जहाज में जोधपुर से उदयपुर आए, लगातार भाजपा के नेताओं की उनसे नजदीकी रही, उससे एक आम धारणा यह बन गई कि रविंद्र भाटी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया है। और वो इसलिए खड़ा किया है कि अगर उम्मीदाराम बेनीवाल और कैलाश चौधरी, इन दो जाट उम्मीदवारों के होने से जाट वोटों का डिवीजन होता है, साइजेबल डिवीजन होता है, बड़ा विभाजन जाट वोटों में होता है, तो राजपूत वोट जो बाड़मेर जैसलमेर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुतायत में है, बहुसंख्या में है, उनको एकमुश्त अपने साथ लेकर के रविंद्र भाटी के युवा होने का फायदा उठाते हुए अन्य जातियों में उनकी जो जितनी भी स्वीकार्यता है उसके भरोसे लड़ाई को तिकोना बना दें। और लड़ाई को तिकोना बनने के बाद अगर रविंद्र भाटी जीतते हैं तो वो भाजपा के साथ होंगे। तो कुल मिला के आज की तारीख में वहां लड़ाई तिकोनी बन गई है। इस तिकोनी लड़ाई में कौन जीतेगा, इसके लिए आज जो पर्यवेक्षक वहां राजनीति के जानकार मानते हैं वो ये मानते हैं कि कैलाश चौधरी आज की तारीख में वहां नंबर 3 पर हैं। नंबर 2 पर उम्मीदाराम और रविंद्र सिंह भाटी हैं। जीत हार इनमें से होने की संभावनाएं वहां के लोग व्यक्त कर रहे हैं। यह सब निर्भर करेगा। हाँ, आप बोलिए। कैलाश चौधरी चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं और ये माना जाता है कि केंद्रीय मंत्रियों को रिपीट करने का निर्णय भाजपा की जो केंद्रीय जो भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उनकी पसंद है। और इन हालात में अगर उनका टिकट डिफीट खाता है उसी बाड़मेर में, जहां अभी पीएम कुछ दिनों पहले ही कह के गए हैं कि इस आरक्षण के मामले में कांग्रेस हमको बदनाम कर रही है, तो कैलाश चौधरी की हार के सीधे सीधे आलाकमान की हार नहीं मानी जाएगी अगर होती है तो। हाँ, वो जो आप कह रहे हैं कि अपने को इस पे एक तो इंतजार 4 तारीख तक करना पड़ेगा, मतगणना के दिन तक। नंबर 2, टिकट देने वाले टिकट देते हैं वो कितने भी बड़े हों, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा मतदाता है। तो वो मतदाता क्या तय करेगा, मतदाता किसको जिताएगा, किसको हराएगा। उसने अटल बिहारी वाजपेयी को भी हराया है, इंदिरा गांधी को भी इस देश में हराया है, तो वो किसी को भी हरा सकता है, किसी को भी जिता सकता है। और डिफीट किसकी मानी जाएगी वो उसको अपन इस नाते से देखें कि वो पार्टी की डिफीट होती है और उसके पीछे जो लीडर सपोर्ट करने वाले हैं निश्चित तौर पे छींटे उन पर भी आते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद अगर अपन जोधपुर की तरफ आते हैं तो जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस की तरफ से करण सिंह उचियार्डा उम्मीदवार हैं। करण सिंह उचियार्डा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 15 दिनों के माहौल को अगर देखें तो वहां जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि वो उनका खुद का गृह जिला भी है, उन्होंने जिस तरह से कई सभाएं की हैं और फिर सचिन पायलट ने जो दौरे किए हैं, तो इनसे माना जा रहा है कि वहां पर एक माहौल करण सिंह उचियार्डा के पक्ष में अच्छा बन गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को विधानसभा चुनाव के समय से ही एक प्रचार वहां ये हुआ कि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के नहीं है, वो सीकर के हैं रहने वाले। और इस प्रचार का खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जिक्र किया और उन्होंने कई बार वहां कहा कि नहीं,
मैं जोधपुर का ही हूँ, जोधपुर आ गया हूँ, जोधपुर में रह रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी है वहां जनता के बीच वो एक माहौल उसका भी बना हुआ है। जिस तरह से गजेंद्र सिंह जी इन दिनों यह भी कह रहे हैं कि मेरे अपने लोग ही मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं, उससे एक साउंड ये भी जाती है कि कहीं ना कहीं पार्टी में उनको अकेलापन महसूस हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है। तो वो भी इस बात का संकेत देता है कि गजेंद्र सिंह जी फंसे हुए हैं। परिणाम क्या होगा वो समय बताएगा। इसके बाद अगर हम इस आगे सीट पर जाते हैं भाई साहब में एक सवाल बनता है कि कुछ दिनों पूर्व ही वहां शेरगढ़ के जो विधायक हैं बाबू सिंह राठौर, उनको मुख्यमंत्री ने, जब उन्होंने विरोध किया, खुला विरोध किया, और ये आरोप लगता रहा है वहां कि आदर्श सोसाइटी घोटाले में ज्यादातर राजपूतों की मेहनत और रिटायरमेंट की कमाई दांव पर लगा दी गई थी, और बाबू सिंह राठौर ने जो विरोध किया उसके पीछे भी यही ध्वनि आ रही थी, और सीएम ने उनका समझौता करा दिया। लेकिन उसके बावजूद ऐसा माना जा रहा है कि वो गुट जो राजपूतों का है, वो गजेंद्र सिंह जी के साथ मन से नहीं लगा हुआ है। तो क्या बाबू सिंह राठौड़ वाला एंगल भी उनको परेशानी पैदा कर रहा होगा? देखिए, संजीवनी घोटाला और बाबू सिंह राजपूत के साथ फिर आप वसुंधरा राजे सिंधिया को देख लीजिए। ये बहुत सी सीटों पे आपको ऐसा मिलेगा जिसका हमने शुरू में एक लाइन में जिक्र किया कि वसुंधरा राजे सिंधिया की इस चुनावी परिदृश्य में राजस्थान के में गैर मौजूदगी, केवल झालावाड़ को छोड़ के वो कहीं मौजूद नहीं है, वो भाजपा को निश्चित तौर पे नुकसान पहुंचाएगी। आप अगर करणपुर में देखें तो करणपुर में कांग्रेस जीती, कांग्रेस कैंडिडेट ने वहां पे अच्छा काम किया था, उनके पिताजी ने वहां अच्छा काम किया, गुरमीत सिंह कुंडर ने, उसकी वजह से वो जीते उनके बेटे। लेकिन उसमें भी एक बड़ा फैक्टर वसुंधरा राजे सिंधिया थी जो माना गया। तो यहां भी ये मानिए आपके बाबू सिंह शेखावत, और राजनीति में सुभाष जी आप भी बराबर से जानते हैं कि राजनीति में मन मिलना बहुत मुश्किल होता है। मतभेद जो होते हैं वो मनभेद करा ही देते हैं। फिर बाबू सिंह और गजेंद्र सिंह जी की तो वहां किस तरह हुई है कि ये आगे एक भगता रहा, पीछे दूसरा भगता रहा, एक एक को रोकता रहा, दूसरा दूसरे को रोकता रहा, थाने कचहरी तक समर्थक पहुंच गए, धरने आंदोलन प्रदर्शन हुए। और फिर संजीवनी का जो ताल्लुक है वो राजपूत समुदाय का ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा अन्य जातियों के भी लोग उसमें बहुत बड़ी संख्या में हैं। ये जो केस संजीवनी को लेकर के शुरू हुआ, जिसमें जांच की बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निरंतर करते रहे, भारत सरकार के पास मामला था, परमिशन हुई नहीं हुई, तो इन सब चीजों से जो माहौल वहां बना है। और अगर आपको ध्यान हो तो अभी रिसेंटली एक बयान पहले गजेंद्र सिंह जी ने दिया करण सिंह के लिए कि वो बड़ी बड़ी गालियों में चलते हैं। फिर बाद में स्पष्टीकरण करण सिंह उचियाडा ने दिया कि मैं बड़ी गाड़ियों में चलता हूं, लेकिन वो बड़ी गाड़ियां मेरी मेहनत की कमाई की हैं, मेरे पास संजीवनी घोटाले की कमाई की गाड़ियां नहीं है। तो निश्चित में आप सही कह रहे हैं कि वो इशू अपनी जगह है और उसके पीछे जो लोग हैं वो अपनी जगह हैं, और मतभेद और मनभेद वो सब अपनी जगह होते हैं। तो केवल बाबू सिंह नहीं, उनके साथ तो और भी कई लोग हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो चुनावी नतीजों से सामने आएगा। लेकिन ये सीट टफ है, ये बहुत आसान सीट नहीं रह गई है, नतीजा भलाई जो हो। इसके बाद हम तीसरे फिर आते हैं पाली पर, तो वहां पीपी चौधरी और संगीता बेनीवाल के बीच मुकाबला है। संगीता बेनीवाल अभी राजस्थान में जो बाल आयोग उसकी चेयरमैन थी, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, बहुत अच्छे से वो चुनाव लड़ रही हैं। कई बार एंटी इनकम्बेंसी जो मौजूदा सांसद के प्रति होती है वो यहाँ पीपी सिंह के लिए भी है। तो यहाँ भी मुकाबला कड़ा होगा। जातियों का ओबीसी यहाँ काफी हैं, जाट काफी हैं, राजपूत भी काफी हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मोटे तौर पे अभी ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ हैं, तो वो सब जगह हैं।
तो यहां मैं मुकाबले की बात करूंगा कि मुकाबला है, नतीजा क्या होगा। लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर इन 3-4 जिलों में घूम गए, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, पाली, कुछ हिस्सा इधर उदयपुर की तरफ का, चित्तौड़, तो वो परिणामों को बदलने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। लेकिन वो आगे देखने की बात है। लेकिन पाली का अभी मुझे मुकाबला रोचक दिख रहा है और अच्छी टक्कर संगीता बेनीवाल पीपी चौधरी को दे रही हैं। फिर तीसरी सीट अगर हम जालौर सिरोही की बात करें तो जालौर सिरोही भी बहुत अच्छी सीट बन गई है मुकाबले की। यहां पर देवजी पटेल 2 बार के सांसद थे। बीजेपी ने उनका टिकट, विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, विधानसभा का चुनाव देवजी हार गए और देवजी के हारने का नतीजा ये हुआ कि उनको फिर टिकट नहीं मिला। उनको टिकट नहीं मिला तो उनकी जगह एक लुम्बाराम चौधरी को टिकट मिला। लुम्बाराम चौधरी को टिकट मिलने से वहां फिर एक बार बीजेपी की रैंक एंड फाइल में भी और आम आवाम में भी एक मुद्दा बन गया कि यही चौधरी को टिकट क्यों मिलता है। यहां पर वो आते ओबीसी से हैं, लेकिन उनके टिकट को लेकर के जातिगत जो विभाजन है वो वहां होता दिख रहा है। कांग्रेस ने यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को टिकट दिया है। वैभव गहलोत अभी तक राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। वैभव गहलोत पिछली बार जोधपुर से लड़े थे, जहां गजेंद्र सिंह जी के सामने उनको हारना पड़ा। इस बार वो इस सीट पर आए हैं, जालौर की सीट पर। और जालौर की सीट पर पहले दिन से ही अगर आप देखें तो लुम्बाराम चौधरी बढ़त बनाते कभी नहीं दिखे। अभी वहां माहौल ऐसा नजर आता है कि दूसरी सारी जातियां, चाहे वो देवासी हों, चाहे माली हों, जो बड़ी संख्या में हैं, राजपूत, इवन राजपूतों के ऊपर इन तीनों चारों सीटों पे सुभाष जी, आप ये ध्यान में हमको रखना होगा कि चाहे वो बाड़मेर जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे पाली हो, चाहे जालौर सिरोही हो, ये सब बहुत लगते हुए हैं गुजरात से, बॉर्डर इनका टच होता हुआ है। और गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जो अपने चुनाव अभियान में, मुझे जहां तक याद आ रहा है वो राजकोट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजकोट में उन्होंने राजपूत समुदाय को लेकर के जो वहां टिप्पणी की, उस टिप्पणी का न केवल गुजरात में बल्कि और दूसरे राज्यों में भी भारी विरोध हो रहा है। राजस्थान में भी करणी सेना और दूसरे राजपूत संगठन उनसे माफी की लगातार मांग करते रहे, कर रहे हैं अब भी। और बहुत जगह राजपूत संगठनों ने ये आह्वान किया है कि बीजेपी को टिकट, मतलब वोट न दिया जाए। तो वो सूरत, क्योंकि ये इलाका राजपूत बाहुल्य है पूरा, तो यहाँ कैसा क्या वो गुल खिलाएगा वो तो फिर अगेन नतीजों से पता चलेगा। लेकिन ये सारी जातियां अभी एक साथ होकर के वहां नजर आती हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं। बीजेपी को वहां काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह उन उम्मीदवारों को, उनके समर्थकों को जो भाजपा की तरफ से गए हैं, उनको रोकने टोकने जैसी कार्रवाइयां भी हुई हैं। तो इस सूरत में वहां अभी की स्थिति में अगर आप बात करेंगे तो वैभव गहलोत अपर हैंड पर दिख रहा मुकाबले में आगे नजर आ रहे हैं, मुकाबले में आगे नजर आ रहे हैं। फिर अगर अपन बात करें इसके बाद आकर के सीट पर, तो राजसमंद की तरफ अगर चलें अपन, तो राजसमंद में अभी उदयपुर राजघराने की महिमा विश्वराज को टिकट दिया है बीजेपी ने। महिमा विश्वराज के पति विश्वराज सिंह अभी पिछले दिनों ही नाथद्वारा से विधायक बने हैं। विश्वराज सिंह का भी राजनीति में कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था और महिमा विश्वराज सिंह का तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। ऐसी सूरत में नई कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके सामने कांग्रेस की तरफ से भी उतने ही नए कैंडिडेट मैदान में हैं। दामोदर गुर्जर, दामोदर गुर्जर के साथ स्थिति है कि उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था भीलवाड़ा से। फिर राजस्थान में एक माहौल बना कि कांग्रेस ने किसी ब्राह्मण को कहीं से टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन एक कारण यह साफ नजर आता था कि कांग्रेस को ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के वोट मिलते ही नहीं।
जो उनका अनुभव है, कांग्रेस का अनुभव है, जो सब देखने में आता है, तो जिन लोगों ने वोट दिए निश्चित तौर पे कोई भी आदमी उन्हीं को सीट देगा। तो उस नाते से, लेकिन शायद फिर कहीं ये आया कि एक माहौल बनता है, तो कांग्रेस ने भीलवाड़ा की सीट पर सीपी जोशी को, जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे राजस्थान के अच्छे नेताओं में जिनकी गिनती होती है, उनको टिकट दिया। सीपी जोशी भीलवाड़ा से पहले भी एक बार रहे, तो उस वजह से दामोदर गुजर को जो टिकट भीलवाड़ा में मिला था वो उनको शिफ्ट कर दिया राजसमंद। राजसमंद में भी राजपूत वाला फैक्टर अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन राजघराने का नाम महिमा विश्वराज सिंह के साथ है। वहां भी मुकाबला, राजसमंद सीट ऐसी है जो बहुत लंबी और कई जिलों को कवर करती हुई है, तो जितना इंटरेस्टिंग यहाँ के दोनों कैंडिडेट हैं, उतनी ही रोचक यहाँ की चुनावी समीकरण है। रावत भी हैं, राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ओबीसी भी हैं, तो ये सारी जातियां मिलकर के क्या करेंगी। लेकिन अभी इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वहां मुकाबला रोचक है। लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक असर दिखा रही है, वहां भी राजपूत समुदाय ने काफी मीटिंग्स की है। तो राजसमंद सीट पर जो विशेषकर राजपूतों में स्वयं को राम का वंशज मानते हैं, उन सिसोदिया राजपूतों का लेना देना है, और वो इस टिप्पणी से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। तो क्या राजसमंद में राजपूतों की नाराजगी राजघराने को भारी पड़ सकती है? नहीं, देखिए बहुत साफ तौर पर कि अगर राजपूत उस तरह से वोट कास्ट करते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं राजनीति में कि बहुत सी बार ये चीजें माहौल बनाने तक रह जाती हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि राजपूत राजस्थान में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के साथ रहा है। अगर वो उस चीज को अपनी आन बान शान का प्रतीक बनाते हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जो कहा तो उनको सबक सिखाना है, और पुरुषोत्तम रूपाला को सबक सिखाने में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की हद तक अगर राजपूत संगठन और राजपूत समुदाय जाता है, तो निश्चित तौर पे फिर कोई भी राजघराना हो उसको भारी पड़ सकता है। अब वो किस हद तक जाते हैं इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वहां ये भी होती हैं फिर बहुत चीजें राजनीति में कि सब अपनी झोली पसार के बैठ जाते हैं। तो अगर महिमा विश्वराज सिंह राजसमंद के राजपूत सरदारों के सामने अपनी झोली बिछा के बैठ जाएं, जो पगड़ी उतारना कहते हैं, भैरू सिंह जी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में, आपको ध्यान होगा एक दो मौके पर, इवन जब वो उपराष्ट्रपति से हटे ही हटे थे उस दौर में, और पद पे रहते हुए भी कई मौके ऐसे आए जब पगड़ी उतारने की, पगड़ी सबके सामने रखने की नौबत आई, तो फिर उसका फर्क पड़ता है, उसका असर पड़ता है। नतीजा क्या होगा, क्योंकि उस राजसमंद सीट पर गुर्जर भी बहुत ज्यादा है, वो भी कम नहीं है, और गुर्जर इस समय बिल्कुल, क्योंकि उनको स्टेट कैबिनेट में कोई बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, गुर्जर और यादव दोनों कम्युनिटीज को, गुर्जर समुदाय उम्मीद कर रहा था कैबिनेट मिनिस्ट्री की और पदों की, तो उनको केवल एक राज्य मंत्री का पद मिला, तो उससे वो तकलीफ है। तो अब वो तकलीफ कितनी असरकारी होती है ये देखने का चुनाव होगा राजसमंद का। राजसमंद के बाद अगर आप उदयपुर की तरफ जाते हैं, तो उदयपुर में मुकाबला दो अधिकारियों के बीच है, रिटायर्ड अधिकारियों के बीच है। दोनों उदयपुर सीट पर ताराचंद और मन्नालाल रावत, ताराचंद मीणा, मन्नालाल रावत, ये दो कैंडिडेट हैं। ताराचंद मन्नालाल रावत बीजेपी के हैं, ताराचंद कांग्रेस के हैं। उदयपुर की सीट बहुत अच्छी सीट रही है, इस सीट से मोहनलाल सुखाड़िया भी सांसद रहे, इस सीट से भानु कुमार शास्त्री भी रहे, गुलाब चंद कटारिया जो अभी असम के राज्यपाल हैं वो भी रहे। मुकाबला बहुत कड़ा है, और उसको इसी नाते से देखा जा सकता है, अभी अगर आपने 2 दिन पहले अखबारों में पढ़ा हो, शायद कल के में ही था, कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महामहिम को राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए।
वो राजनीति में कितना सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन उनके उदयपुर आने का भी एक संदेश होता है, मैसेज होता है। जो अपन देखते थे भैरव सिंह जी के बारे में भी ये बात होती थी। और सुभाष जी, इन सालों में अगर आप देखें तो ये चीज बहुत ज्यादा हुई है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, पहले मर्यादा की चिंता होती थी। ये देखा जाता था कि मेरे इस एक्शन से क्या असर पड़ेगा, मेरे बारे में क्या परसेप्शन बनेगा। अब वो चीजें बहुत पीछे छूट गई। अब तो ये है कि येन केन प्रकारेण जैसे भी हो, तो अब वो वहां आके क्या कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, वो वहां के मतदाता देखेंगे, वहां के और लोग देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इससे ऐसा संकेत लगता है कि सीट वो भी टाइट कंटेस्ट में है। ताराचंद मीणा जो है वहां पर कलेक्टर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर रहे हैं, तो उस नाते से उनका अच्छा संपर्क है। बीजेपी का अपना जनाधार है, आरएसएस भी वहां बहुत स्ट्रोंग है, एक से एक वहां दिग्गज, सुंदर सिंह भंडारी, शिव किशोर सनाड्य, भानु कुमार शास्त्री भाजपा के अच्छे दिग्गजों में रहे। और पिछले दिनों किरण माहेश्वरी जिनका निधन हुआ, वो भी वहां बहुत अच्छी नेता उभर रही थी। तो कुल मिलाकर के वो जो एक आधिपत्य की राजनीति आरएसएस की बीजेपी की है, उससे वहां मुकाबला है। लेकिन क्योंकि दोनों अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, इसलिए आम जनता का या पार्टियों के कार्यकर्ताओं का बहुत जुड़ाव उनके साथ प्रथमतः नजर नहीं आता। दिल का जुड़ाव, पार्टी के तौर पे सब लोग लगेंगे, काम करेंगे, कर रहे होंगे, जीत हार होगी, लेकिन वर्कर को ही लगता है कि यार हमको क्या मिला, हम क्या दरी बिछाने के लिए ही है। वो जो एक सामान्य वाक्य है, वो वहां भी असर कर रहा है। वो असर करके किसको ज्यादा नुकसान करेगा, किसको कम नुकसान करेगा, वो आने वाला समय बताएगा। इसके बाद अगर हम बांसवाड़ा की तरफ जाते हैं, जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट है, तो वहां मुकाबला तिकोना है, लेकिन मैं उसको तिकोना कम मानता हूं। कहने को वहां पर तीसरा उम्मीदवार है कांग्रेस का अरविंद डामोर, लेकिन वहां मोटे मोटे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे महेंद्रजीत सिंह मालवीय और भारत बाप के राजकुमार रोत के बीच में। राजकुमार रोत अभी विधायक हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस की तरफ से अभी 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में विधायक बने थे। उन्होंने वो सीट खाली की, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको तुरंत टिकट दे दिया। कांग्रेस ने यहां पर समझौता किया बाप से, समझौते में थोड़ी देरी हुई और उस देरी की वजह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसमें अरविंद डामोर का नामांकन रह गया, या उन्होंने रखा खुद ने, जो भी सूरत बनी। लेकिन अरविंद डामोर और उनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन शुरू किया और कांग्रेस के नेता खुद बाप प्रत्याशी राजकुमार रोत के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। तो मुकाबला मुझे सीधा दोनों में, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और राजकुमार रोत में नजर आता है। राजकुमार रोत विधानसभा चुनाव भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। उनकी वहां बांसवाड़ा डूंगरपुर के जिलों में अच्छी पैठ है। नौजवान है, तो नौजवान भी उनके साथ बहुत लगा हुआ था विधानसभा में, और यहां भी लगा हुआ है। तो इन सब सूरतों में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जो सोच करके भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया कि कांग्रेस से लाके हम इस सीट को मजबूत कर लेंगे, वो सीट मुझे उतनी मजबूत होती दिखी नहीं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उदयपुर की तरह ही जो हम बात कर रहे हैं, जो एक रोष बना, जिसको उन्होंने अपना जाहिर भी किया टिकट वितरण के समय पर, तो उसका नुकसान मुझे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को होता नजर आ रहा है। लेकिन लड़ाई यहां भी रोचक है। देखते हैं क्या होता है परिणाम। फिर इसी से सटी सीट इधर अगर भीलवाड़ा में हम आ जाते। इसमें एक सवाल है कि आदिवासी इलाके में जो बागड़ के तौर पर जाना जाता है सांस्कृतिक नाम, वहां महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो जिस तरह से दल बदला है, आदिवासी और उनका अगर रिकॉर्ड हम देखें तो पढ़े लिखे लोग दल बदलुओं को फिर भी स्वीकार कर लेते हैं,
लेकिन किसान और आदिवासी शायद उनको स्वीकार नहीं करते, तो क्या उनकी दल बदलू की जो छवि है उसका उनको नुकसान होने की संभावना है? मैंने आपको कहा सुभाष जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेला था वो माफिक आता नहीं दिखता, क्योंकि आप और हम जो शहरों में रहते हैं, इसको किसी के लिए मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजकल हो ये गया कि जरा सा कुछ बोलो तो ये लगता है कि ये उन्होंने इसके बारे में ये कमेंट कर दिया। मैं किसी के लिए कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन हम जो शहरी लोग हैं, आप और मैं भी उसमें शामिल हैं, हम लोगों की किसी बात के लिए कोई निष्ठा नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, और जिनकी हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर में, वो जो ठेठ आदिवासी लोग हैं, वो अभी भी अपने मतलब नीति सिद्धांतों के लिए, कमिटमेंट के लिए, प्राण जाए पर वचन न जाई वाली जो बात है उसके लिए वो जाने जाते हैं, और वहां उन चीजों के असर हैं। तो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि उसके दिमाग में तो आदमी के में महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस के नाम पे था। और अगर आप पीछे जाके देखें तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का एक बयान मुझे याद आता है जो उसने विधानसभा चुनावों के ठीक पहले दिया था, और उसमें उन्होंने कहा कि जब तक मेरे इस शरीर में खून की एक एक बूंद है, वो शायद सभा थी जिसमें तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, दूसरे और पार्टी नेता भी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अशोक गहलोत के और कांग्रेस के साथ रहूंगा। तो ये जो शब्द हैं वो आदिवासी के और आम आदमी के जहन में रहते हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि उसका असर वहां पड़ता हुआ आपको दिख सकता है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो नुकसान बीजेपी को भी होगा। लेकिन वहां भी लड़ाई बहुत अच्छी है। फिर हम आते हैं भीलवाड़ा में। सीपी जोशी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सीपी जोशी पहले भी वहां से सांसद रहे हैं, एक बार सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे, और राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में बड़ा नाम है, अच्छा दबदबा है। अभी पिछली विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष थे। मूलतः उदयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उदयपुर भीलवाड़ा बिल्कुल कनेक्टिंग चीजें, और ब्राह्मण बाहुल्य सीट माने जाने की वजह से शायद कांग्रेस ने उनको यहां से फिर टिकट दिया है। यहां से अब तक सुभाष बहेड़िया बीजेपी के सांसद थे, और काफी दिन पहले से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद इस बार उनका टिकट कटेगा। भाजपा की जो जिले की राजनीति है वो बहुत अच्छी है, अच्छी इन द सेंस कि वहां भी जिन चीजों के लिए हम कभी कांग्रेस को मीडिया कोसता था, जनता कहती थी कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, उसी तरह की सूरत भीलवाड़ा में भी, दिख रही और है। भीलवाड़ा नहीं, राज्य के और भी अनेक जिलों में और शहरों में ये स्थिति है कि वहां अब बीजेपी उस स्थिति पर पहुंच गई है कि वो खुद को ही हराने की तैयारी में रहती है। तो भीलवाड़ा में भी वही सूरत विधायक और पूर्व विधायकों के बीच बनी। भीलवाड़ा शहर में खुद में पिछली बार जो हुआ, निर्दलीय विधायक जीता वहां से। तो इन सारे माहौल में वहां बीजेपी ने जो अपना टिकट दिया वो एक दामोदर अग्रवाल, बिल्कुल नए वहां के पदाधिकारी रहे होंगे, लेकिन चुनावी अनुभव शायद पहली बार लेंगे वो, तो उनको टिकट दिया है। अब उनको टिकट के बाद जो सूरत बनेगी भीलवाड़ा में, वो कितना पार्टी कैडर को साथ ले सकते हैं, कितना पार्टी कैडर उनका साथ लगता है, खासतौर पर आरएसएस, कहा भी जाता है कि वो आरएसएस के हैं, तो आरएसएस निश्चित तौर पर उनके साथ रहेगा। लेकिन और दूसरे लोग कितने रहते हैं जो, वो इस पे डिपेंड करेगा। सीपी जोशी की जहां तक बात है, कांग्रेस का कैडर उनके साथ है। अब नतीजा क्या होगा, जनता किसको वोट देगी, वो पता अपने को आगे चलेगा। यानी ये लग भीतरघात वहाँ आवश्यक रूप से दिख रहा है कि वहाँ बीजेपी की गुटबाजी वहाँ भीतरघात को अंजाम दे सकती है। मेरे अंदाज से मुझे ऐसा लगता है, जो फीडबैक साथियों से वहां से लिया है, जो बात की है। देखिए भितरघात ये होता सब जगह है, सब पार्टियों में होता है, सब संगठनों में होता है, हर जगह होता है। लेकिन बीजेपी अब तक जिस चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, उसमें बीजेपी इन चीजों से अछूती थी। बीजेपी में ये चीज आज के कुछ साल पहले तक नहीं थी।
ये हमको मानना पड़ेगा। लेकिन इन वर्षों में जब बीजेपी में बाहर से लोगों का आना शुरू हुआ, अब तो कह रहे हैं कि बीजेपी में एक कांग्रेस प्रकोष्ठ बनने की सी स्थिति हो गई, दिल्ली से लेके जयपुर तक। तो वो जब प्रकोष्ठ बनता है तो फिर रिजेंटमेंट जो पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं में आता है, मूल कार्यकर्ताओं के अपने संघर्ष जो वाजपेयी और आडवाणी के जमाने से आरएसएस नॉन आरएसएस के चलते रहे, फिर आरएसएस में भी अब बहुत सी चीजें हो गई। तो कुल मिलाकर के ये जो भितरघात है ये तो निश्चित तौर पे वहां दिख रहा है लोगों को। अब वो कितना नुकसान फायदा करेगा वो आने वाला समय बताएगा। लगभग उसी तरह की स्थिति चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। वो वर्तमान सांसद हैं, पहले भी सांसद रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मण वर्सेस अदर्स की एक लड़ाई वहां पर बनी है। और सीपी जोशी को एक नुकसान, जो अपन गुजरात की बात कर रहे थे रूपाला वाली, वो नुकसान यहाँ भी सीपी जोशी को होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी राजपूत बहुत ज्यादा है। और पद्मिनी के जौहर वाली वो जो चीज है वो वहां पर उन संगठनों में चल रही है। एक दो बार अभी लड़ाई झगड़े आपस में भी पार्टी की बैठकों में भी हो चुके। पार्टी पदाधिकारियों ने जो कमेंट महिलाओं के प्रति वहां कर दिए इसी प्रकरण को लेके, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। तो इन सारे माहौल में एक फैक्टर बड़ा है चंद्रभान सिंह आक्या का। चंद्रभान सिंह आक्या जिले के अच्छे राजपूत नेता हैं, 2 या 3 बार विधायक रहे हैं, इस बार फिर अभी विधायक हैं। उनको टिकट देने को लेकर के जो खुद चंद्रभान सिंह आक्या पब्लिकली कहते रहे, जो खूब अखबारों में और टीवी चैनल्स पे साया हुआ कि सीपी जोशी ने उनको टिकट का विरोध किया, सीपी जोशी उनको राजनीति में जिले की में उभरने नहीं देना चाहते। और उस सारी खींचतान में आक्या को टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया उनका। वो निर्दलीय खड़े हुए, निर्दलीय चुनाव जीत गए। तो इस सूरत में राजपूतों का अपना आंदोलन, चंद्रभान सिंह आक्या की अपनी अदावत सीपी जोशी से, हालांकि जो मुख्यमंत्री जी की अपन बात कर रहे थे भजनलाल जी की, कि उन्होंने एक समझौता जैसा जोधपुर में कराया वैसा समझौता यहाँ भी इनके बीच भी कराया है। अब वो समझौता कितना असरकारी होगा नहीं होगा, ग्राउंड पे कम से कम जिस तरह का माहौल है, जो चीजें वहां दिख रही हैं, उसमें नजर नहीं आता वो समझौता। तो वहां भी सीपी जोशी को भी हल्का नहीं मानना चाहिए, कई बार के भी सांसद हैं। लेकिन उदयलाल आंजना भी राजनीति के मंजे खिलाड़ी हैं। वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, साधन संपन्न भी हैं। जो एक साधन की बात आती है कि साधन कांग्रेस के पास इस चुनाव में कम है, बीजेपी के पास इफरात में है, तो उदयलाल आंजना साधनों से भी संपन्न है और चुनाव लड़ना जानते हैं। पहला चुनाव उन्होंने जो लड़ा था उसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हुई थी तब लोकसभा की, और वो जीत के गए थे। तो कुल मिला के यहाँ भी लड़ाई बहुत अच्छी है। बहुत आसानी से ये कहना मुश्किल है कि कौन आगे है कौन पीछे है। फायदा सीपी जोशी को इतना ही आप दे सकते हैं कि वो सिटिंग एमपी है, लेकिन उसके बाद और दूसरी चीजें फायदा देने वाली उनके साथ नजर नहीं आती। भीलवाड़ा, इसके बाद चित्तौड़ से अगर अपन आ जाएं तो अजमेर की तरफ, तो अजमेर में भी सीधा मुकाबला भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी में। भागीरथ चौधरी सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। रामचंद्र चौधरी के भाग्य में अभी तक सांसद या विधायक बनना नहीं लिख पाया है। चुनाव उन्होंने लड़े हैं लेकिन जीत नहीं पाए कभी। रामचंद्र चौधरी लगभग 70 साल के हैं और वो ऐसे कांग्रेस के सिपाही हैं जो हमेशा कांग्रेस के रहे। एक जमाने में जब परशुराम मदेरणा जी जब तक जिंदा थे, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के परशुराम जी को ही अपना भगवान मान के काम किया। जाट समुदाय अजमेर में काफी संख्या में है। दोनों उम्मीदवार जाट हैं। अब वो आपस में कितना वोट तोड़ेंगे और उनके साथ दूसरे लोग कितना लगेंगे, ये इस पर निर्भर करेगा। लेकिन भागीरथ चौधरी के साथ ये माइनस पॉइंट है कि वो अभी पिछला चुनाव हारे हैं विधानसभा का। तो उस चुनाव के हारने की वजह से आगे क्या स्थिति बनेगी, कितना वो उनका पीछा छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, और दूसरे लोग कितना उनके साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे,
वो स्थिति कांग्रेस में भी है कि कांग्रेस में रामचंद्र चौधरी के साथ कहते हैं कि सचिन पायलट के जुड़ने की समस्या है। तो वो कितना उनके साथ जुड़ेंगे, कितना उन गुर्जर समुदाय के लोग उनको सपोर्ट कर पाएंगे, अगर वो लग गए साथ में तो यहाँ भी परिणाम देखने लायक हो सकता है। इसके बाद फिर अगर अपन जाते हैं अजमेर के बाद तो सीधे चलें अपन टोंक सवाई माधोपुर। टोंक सवाई माधोपुर में अभी मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैं और जौनापुरिया 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, इस बार फिर कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार उनको भी वहां बहुत जोर आ रहा है। टिकट के लिए ही, उनका टिकट कटवाने के लिए बहुत लोग लगे हुए थे। वो राजस्थान से हैं नहीं मूलतः, इसलिए भी उनके खिलाफ माहौल बना, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां बनी उसमें वो टिकट लेके आ गए। कांग्रेस ने उनके सामने हरीश मीणा को खड़ा किया है, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं राजस्थान के। और कांग्रेस का जो मीणा दबदबा है उसमें वो जो परिवार है नमो नारायण मीणा वाला, ये नमो नारायण जी के छोटे भाई हैं। बहुत अच्छी ये सीट मानी जा रही है अभी तक की स्थिति में कांग्रेस के लिए कि मीणा और गुर्जर, वो जो गुर्जर समीकरण हम उधर दौसा में भी सचिन पायलट वाला देख रहे हैं और सीटों पर देख रहे हैं, यहाँ भी माना जा रहा है कि वो मीणे और गुर्जर ये दो जाति साथ होके फिर माइनॉरिटी तीसरी जो होती है, तो ये सीट भी जन चर्चाओं में हरीश मीणा के पक्ष में जाती दिख रही है। एम्बार्गो वही है कि 4 तारीख की मतगणना बताएगी क्या होगा, लेकिन अभी जौनापुरिया यहाँ भी डिफेंसिव नजर आते हैं। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो 2 सीटें हमारे पास बचती हैं, दोनों ही लास्ट में आ रही हैं, लेकिन महत्व के हिसाब से वो भी मतलब कम नहीं है, शायद बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जिन हम केंद्रीय मंत्रियों की और सबकी बात कर रहे थे उससे आगे जाके देखें तो एक सीट है झालावाड़ की। झालावाड़ की सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत सिंह का अगर मैं सही हूं तो 5वां चुनाव होगा ये। जब वसुंधरा जी सांसद मुख्यमंत्री बनी थी उसके बाद वो सांसद बने। जब वो सांसद बने तब उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत मुश्किल है आगे चल पाना राजनीति में, लेकिन वो एक के बाद एक जब चुनाव लड़ना शुरू किया 2009, 2014, 2019 ये, और उसके पहले जब 3 में वसुंधरा जी बनी थी तो 4 का चुनाव, 3 में मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा जी तो 2004 से, तो 4, 9, 14, 19 और अब ये 5वां चुनाव उनका है। 5 चुनाव जीत लिए दुष्यंत सिंह ने। उनके सामने कांग्रेस ने वहां जो प्रमोद जैन भाया हैं उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है। पहले भी उनका मुकाबला आपस में हो चुका है, जीत दुष्यंत सिंह के साथ की। असल में वहां दुष्यंत सिंह कैंडिडेट हैं, लेकिन मुकाबला वसुंधरा राजे सिंधिया है। आम आदमी, आम मतदाता झालावाड़ का जो देखता है वो वसुंधरा राजे सिंधिया को देखता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि वहां वसुंधरा राजे सिंधिया की छवि बहुत अच्छी है। राजस्थान में, देश में जो भी उनकी स्थिति हो, लेकिन वहां अभी भी लोग उनको चाहते, पसंद करते हैं। महारानी साहब के नाम से उनको एड्रेस करके और उनकी बात करते हैं। लेकिन सामने जो उर्मिला जैन भाया और प्रमोद जैन भाया हैं, इन दोनों की भी सामाजिक सेवाएं, राजनीति से ज्यादा सामाजिक सेवाएं उनकी ऐसी हैं कि जिनका जिक्र जिले का हर आदमी करता है। पिछले विधानसभा चुनाव के टाइम पे मैं उधर 12 और उधर गया था, तो मुझे ध्यान है, अभी वाले पे नहीं, इसके पहले वाले पर, तो लोगों ने कहा कि साहब 1 सीट बीजेपी की और 3 सीट प्रमोद जैन भाया की। तो मैंने कहा वो तो एक ही पर लड़ रहे हैं ना। बोले नहीं, बचे 2 उम्मीदवार भी जनता ये मान के वोट देगी कि प्रमोद जैन भाया को दे रही है। मुझे नहीं ध्यान, सुभाष जी आपको या हमारे दर्शकों में से किसी को ध्यान हो तो वो बताएगा कि पशु पक्षियों के लिए प्रमोद जैन भाया ने अस्पताल बना रखा है अपने 12 में। इसके अलावा गायों की सेवा का या दूसरे जो भी काम जिनको हम सामाजिक सेवा का कहते हैं, उनके ऊपर आरोप भी कम नहीं है। 12 और हाड़ौती की राजनीति में भरत सिंह,
बनाम प्रमोद जैन भाया, ये लड़ाई पूरे पिछले 5 साल राजस्थान की जनता ने देखी है। और भरत सिंह जी खूब आरोप लगाते थे, भरत सिंह जी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हम जानते हैं सिद्ध नहीं होते, होते हैं या नहीं होते वो भी, मतलब आरोप सही होते हैं गलत होते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर सही भी हो तो वो सिद्ध नहीं हो पाते। देश की राजनीति में हम लंबे टाइम से इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन वो आरोप एक बार किसी के अगर चस्पा हो जाते हैं मीडिया के माध्यम से तो वो अपना फिर असर तो दिखाते हैं। इसीलिए बार बार मीडिया के लिए भी कहा जाता है कि उसको जो करना हो वो ठोक बजा के एक जज की तरह करना चाहिए। क्योंकि आपने एक बार जो आपसे मतलब मीडिया ने, वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, अब जो सोशल मीडिया की का आधिपत्य आ रहा है वो हो, तो एक बार जो तीर निकल गया वो निकल गया, फिर आप उसका स्पष्टीकरण भी अगर करते रहे तो असर नहीं होता। खैर, तो उन आरोपों की वजह से वो आरोप भी कम नहीं है, लेकिन यहां भी मुकाबला मैं इतना ही कहूंगा कि दिलचस्प होगा, पर दुष्यंत सिंह को नहीं, वसुंधरा राजे को हराना यहाँ बहुत मुश्किल है। और आखिरी जो सीट बचती है वो है कोटा की, कोटा बूंदी कोटा की जो सीट है, पूरा देश जानता है कि वहां से ओम बिरला जो हमारी लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो चुनाव मैदान में, और उनके सामने जो चुनाव मैदान में वो कांग्रेस नॉमिनी है, लेकिन वो पूरा जीवन रहे बीजेपी में। जिस तरह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहां पूरा जीवन कांग्रेस में बिता के और भाजपा के उम्मीदवार बने, इसी तरह से यहाँ पर प्रहलाद गुंजल पूरी जिंदगी बीजेपी में बिताने के बाद, एक आध बार उन्होंने आगे पीछे हुए, पार्टी छोड़ी भी, पार्टी में शामिल हुए, लेकिन कुल मिला के रहे वो बीजेपी के। पर अभी चुनाव के पहले उन्होंने काफी लानत मलानत करते हुए बीजेपी और कोटा के बीजेपी उम्मीदवार की, और दल बदला, और दल बदल के वो कांग्रेस में आए। कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि उनको बहुत वेलकम हुआ। शांति धारीवाल जी के ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों की वजह से धारीवाल जी से पहला एनकाउंटर उनका बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाद में दोनों ने सेटल कर लिया और अब धारीवाल जी उनके साथ लगे हुए हैं। ऐसी सूरत बहुत मुश्किल होती है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि नतीजा क्या होगा। निश्चित तौर पे ओम बिरला का वहां घर घर में संपर्क है, और 1990 से शायद वो छात्र राजनीति से ही निकले हुए हैं, लेकिन 1990 और उसके बाद से जो संसदीय क्षेत्र प्रतिनिधित्व के इलाके में वो आए हैं, तो वहां भी उन्होंने काम खूब किए हैं अपने इलाके में, घर घर संपर्क किया है। जैसा जयपुर में हम गिरधारी लाल भार्गव के लिए कहते हैं या कोटा में हम दाऊदयाल जोशी के लिए कहते हैं, वैसा ही कोटा में ओम बिरला ने भी अपना व्यक्तिगत संपर्क, ओम बिरला की बात कर रहा हूं मैं, अभी इन दिनों में उनके परिवार को लेकर के वहां राजनीतिक माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। उनके भाइयों पर लोग आरोप लगाते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, लेकिन ये राजनीति में सब चलता रहता है। प्रहलाद गुंजल राजनेता के तौर पर साम दाम दंड भेद को अपनाने वाले हैं। एक दौर बीच में ऐसा आया जब वो वसुंधरा राजे के आमने सामने थे, और वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए धौलपुर की मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो शायद कोई भी नहीं कह सकता। मतलब मैं कह रहा हूं कि वो बहुत डेयरिंग आदमी है, बहुत निर्भीक आदमी है, और अब भी लगातार वो ये कहते रहे कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। वो बीजेपी के कितने वोट पुराने अपने ले पाएंगे, कांग्रेस के जो नया वोट बैंक है उसको वो कितना अपने साथ जोड़ पाएंगे, ये समय बताएगा। लेकिन मुकाबला यहाँ भी कोटा में बहुत रोचक है, और इस रोचक मुकाबले में बढ़त भले हम ओम बिरला को दें, लेकिन लड़ाई तो भारी है। तो कुल मिला के सुभाष जी, ये राजस्थान की दूसरे चरण की 13 सीटों का गणित है जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। किसी भी सीट के लिए आज ये कहना खास तौर से तब बहुत मुश्किल है जब पहले चरण में मतदाता अपना आक्रोश दिखा चुका है। मतदाता के मतदान केंद्र तक नहीं आना
मतदाता का मतदान केंद्र तक नहीं आना, मैं उसको आक्रोश से उसके से कम नहीं मानता हूं। दूसरे चरण में क्या स्थिति होगी, आरएसएस कितना निकल के काम करेगा, क्योंकि इसमें ये चर्चा भी लगातार चलती रही इस बीच में, खासतौर पे बीजेपी सर्किल्स में, प्रधानमंत्री की जो छवि थी उसके नाते से प्रधानमंत्री ने ये मानते हुए और भारतीय जनता पार्टी ने मानते हुए, और उसमें कोई दो राय भी नहीं है कि आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के लिए भी एक नेता की तरह है, जिसमें सबसे पहले लोग उनका नाम लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो अपनी उसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्होंने शायद मोदी का परिवार वाला कंसेप्ट शुरू किया। जिस व्यक्तिवादी राजनीति की बीजेपी एक जमाने में आलोचना करती थी इंदिरा गांधी के समय, और जब देवकांत बरुआ ने यह कहा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तब तो उनको छोड़ा नहीं था किसी ने भी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भी मोटे तौर पे उसी रास्ते पे आई, और जब ये मोदी का परिवार शुरू हुआ, पार्टी अध्यक्ष से लेकर के सारे पदाधिकारियों ने मोदी का परिवार लिखा, तो कहते हैं कि उससे संघ में कितना सही है गलत है ये संघ जाने, संघ के नेता जाने, वो बताएंगे, लेकिन कहते हैं कि उससे संघ में काफी रिजेंटमेंट हुआ, संघ वर्करों में हुआ, कि भाई हम तो संघ परिवार झेलते झेलते इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये एक साथ भाजपा का परिवार भी नहीं हुआ और मोदी का परिवार हो गया, तो उस उतना व्यक्तिवादी राजनीति पे जाकर के, और शायद संघ को थोड़ी तकलीफ है, लेकिन फिर भी संघ भाजपा से दूर नहीं जा सकता, भाजपा संघ से दूर नहीं जा सकती। कितने लोग दूर पास रहेंगे वो समय बताएगा। ये सूरत है। अब देखते हैं कि 26 तारीख को क्या मतदान होता है, कितना होता है, और उसके नतीजे फिर 4 जून को क्या। यानी आपने देखा कि पहले चरण में जिस तरह फाइट हुई वैसी ही फाइट दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में होने जा रही है, और इसमें दो केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनमें से एक केंद्रीय मंत्री को कड़ी टक्कर में माना जा रहा है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने भी टक्कर जैसे हालात हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ओम बिरला का जो व्यक्तिगत संपर्क है उससे वो अपने आप को फिर से लोकसभा की दहलीज तक तीसरी बार पहुंचा सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।